वेलकम टू ऑनलाइन डव स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डव स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक आवश्यक सूचना भी है, चाहे तो आप सुन सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अगर आप टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए एम सुपर टेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि 6 मंथ के लिए होगा, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं 10 फरवरी 2021 से, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर सभी सब्जेक्ट के लिए। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। RRGTT कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। सीटेट 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया एम सीटेट 2021 का कंप्लीट 6 मंथ बैच, जो कि आपको मिलेगा 8 फरवरी से 3 जुलाई 2021 तक। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मिस मत करिए, एनरोल करें RRGTT कोड के साथ, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं 6 फरवरी 15 अप्रैल 2021 तक, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें, RRGTT कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट RRGTT कोड के साथ। अनअकैडमी पर TT प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए RRGTT कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से पूछा गया है, दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बना रहा है, कौन बना रहा है आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसरो, नासा, HAL, हाल, या फिर अगर बात करें इनमें से कोई नहीं। तो HAL के बारे में मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी है। पिछले 3 दिन के करंट अफेयर के अंदर एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले भी हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, 100% आप सभी के एग्जाम के अंदर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। HAL की फुल फॉर्म क्या आप सभी को पता ही होनी चाहिए, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर बात करें लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे में अगर बात की जाए इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HAL के माध्यम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ में अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। यह दुनिया में अपनी तरह पहला प्रोजेक्ट है जहां एक मानव युक्त विमान सीमा के भीतर काम करेगा। मानव रहित विमान दुश्मन की सीमा में प्रवेश करेगा, साथ में दुश्मन की सीमा में हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कौन बना है, HAL इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप सभी के सामने इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए सैटेलाइट के बारे में, तो स्वचालित कार्यों में सक्षम है। इन मानव रहित हवाई बॉम्ब विमानों की अगर बात की जाए तो सभी पैंतरेबाजी क्षमताएं होंगी। यह सीधे 700 किलोमीटर की दूरी को लक्ष्य को मार सकता है या फिर 350 किलोमीटर तक जाकर वापस आ सकता है। यह अगर बात करें CATS अल्फा की जरूरत होने पर गोला बारूद मिसाइल ले जा भी सकता है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है मानव रहित विमानों के बारे में। तकनीक और अगर बात करें कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम, जिसको हम CATS कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था CATS, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड एयर टाइमिंग सिस्टम के नाम पर दिया गया है। इसमें एक मानव युक्त विमान होगा जिसमें मदरशिप के नाम से जाना जाएगा, जो दूर संचालित हो रहे अगर बात करें 4 स्वतंत्र विमान मानव रहित विमानों को, जिन्हें CATS योद्धा के रूप में जाना जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है सैटेलाइट और ऊर्जा लेवरेज हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने के लिए 70,000 फीट के आसपास मानव रहित उड़ान बन जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है HAL के बारे में। बाकी जो जानकारियाँ दी गई हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल की होती हैं, आप सभी को याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, 1 अप्रैल से भारतीय घरेलू भुगतान सेवा बंद करेगा, कौन बंद करने वाला है 1 अप्रैल से, पेटीएम, फोनपे या फिर पेपल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कौन करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेपल। कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच पेपल ने घोषणा की है कि कंपनी ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कंपनी अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है। इसी वजह से यहाँ पर बंद करने का जो फैसला है वो लिया गया है। हालांकि वैश्विक ग्राहक पेपल उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे। पेपल कई भारतीय ऑनलाइन ऐप जैसे यात्रा टिकट बुक की अगर बात करें, या फिर मेक माई ट्रिप, ऑनलाइन फिल्म बुकिंग या फिर बुक माई शो
इस प्रकार के स्विगी वगैरह आप सभी को देखने के लिए मिलते होंगे, उन पर कहीं ना कहीं भुगतान के विकल्प था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हटाने का जो प्रयास है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आगामी समय में, ठीक है, 1 अप्रैल से। अब पूछा जा सकता है आप सभी से कि पेपाल की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1998, मतलब कि 1998 में, है ना। कहाँ पे आप सभी से पूछा जाएगा? तो पालो अल्टो नामक कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में, आप सभी को याद रखना है। पेपल के सीईओ कौन है? डैन शुल्मैन, आप सभी को याद रखना है। तो ऐसे में इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी नीचे आप सभी को इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिससे कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बंद करने वाला कौन, बता दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा कौन? बनाने वाला है रूस, डेनमार्क या भारत? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आपको बताना है 3 में से, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको लगेगा बाकी कोई चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो बनाया जाएगा वो डेनमार्क के माध्यम से होगा। पहले आप लोग यहाँ पे एक इमेज को देखिए, तो यहाँ पे आप सभी के सामने द्वीप की जो इमेज है वो देखने के लिए मिलेगी। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों को बिजली आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त है। हरित ऊर्जा उत्पादन साथ में भंडारण करेगी, हब यूरोप के बिजली ग्रिड और साथ में एकीकरण को मजबूत करेगा, साथ ही जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अच्छे बिजली उत्पादन भी बढ़ाएगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है डेनमार्क के माध्यम से शुरू किया जाएगा। बाकी जो पूछा जाएगा वो महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन आप सभी को याद रखनी है, कोपेनहेगन। साथ में अगर बात करें आपकी जो डेनमार्क की मुद्रा होगी डेनिश क्रोन, आप सभी को याद रखना है। तो ऐसे में बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, आप सभी को बताना है आरबीआई के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को फिर बता दूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं FY, हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो ये लिख लेना FY 20 के लिए, 22 के लिए सॉरी, ठीक है। FY 22 के लिए यहाँ पे आप सभी ध्यान से सुनिए, आरबीआई FY मतलब फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो यहाँ पे अगर बात करें 21 और 22 की बात आ जाती है, क्योंकि जब 22 की बात होगी तो 21-22 आएगा, जब 21 की बात होगी तो 20-21 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी रहने का अनुमान जताया है आरबीआई के माध्यम से। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्तमान के अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर 10.5% रहने का अनुमान जताया है। साथ में ग्रोथ आउटलुक में काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा। टीकाकरण अभियान आर्थिक प्रतिपेक्ष को बढ़ावा भी देगा, ऐसा आरबीआई का मानना है। आरबीआई के बारे में लगभग बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हुई हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आप सभी के सामने उनका लोगो भी आ जाता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में स्विच दिल्ली अभियान ये पूरा है, ठीक है। स्विच और दिल्ली अभियान इसका पूरा नाम है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसे में आप सभी यहाँ पर स्विच दिल्ली अभियान भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये संबंधित किससे है? तो पहले आप सभी को बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। लोगों को अगर बात करें शहर में प्रदूषण को मुकाबला करने के लिए ऐसे वाहनों को खरीदने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार अगले 6 हफ्तों उनकी जो सरकार है वो सारे जो काम करेगी वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। स्विच दिल्ली अभियान के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। स्विच दिल्ली अभियान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। यह दिल्ली को स्वच्छ साथ में प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगदान करेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। साथ ही अगर आप सभी से ये पूछा जाए कि अगर बात करें अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के लिए, दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स पंजीकरण को शुल्क को माफ करने का जो ऐलान है वो भी किया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और अगर बात करें दोपहिया 4 पहिया के लिए व्यापक तौर पर कहीं की सब्सिडी की योजना बनाई है। तो ऐसे में आप सभी को ये भी याद रखना है। अगस्त 2020 से नीति लॉन्च के बाद में 6000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदेगा। सरकार ने शहर भर में अगर बात करें 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निविदा कहने की जारी की है। तो ऐसे में सरकार 2024 तक दिल्ली में कुल वाहनों के पंजीकरण बीच में 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है इतनी जानकारी। ऐसे में लक्ष्य आप सभी से पूछा भी जा सकता है कि 2024 तक कितना लक्ष्य रखा गया है।
25% आप सभी को याद रखना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत और डैश ने हाथ मिलाया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो भारत और डैश किसने मिलाया है, मलेशिया, बहरीन या फिर इजराइल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे इजराइल थोड़ा गलत लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सही नहीं है वैसे भी ये। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहरीन के साथ में। तो किसके लिए मिला है, अक्षय ऊर्जा के लिए। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली बार अगर बात करें, भारत और बहरीन संयुक्त राष्ट्र समूह की बैठक में 4 फरवरी 2021 को एक वर्चुअल प्रारूप हुआ, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व नई नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो कि दिनेश दयानंद जगदाले हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है, तो दिनेश दयानंद जगदाले ने। और साथ में अगर बात करें, सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा ने बहरीन प्रतिमंडल में नेतृत्व किया। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, मैं आप सभी को नीचे इमेज के माध्यम से यहाँ दिखा भी देता हूँ। बाकी दोनों पक्षों की क्षमता के निर्माण को गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त की और साथ में संबंधित एजेंसियों के साथ साथ इस क्षेत्र में दोनों देशों के निजी क्षेत्रों विशेष रूप से और सौर पवन और साथ में स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग पर भी केंद्रित किया गया है। अगर बात की जाए बहरीन के राजा के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लंबा नाम है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो खलीफा से याद रख सकते हैं ना, बहरीन के राजा खलीफा। इतनी जानकारी अगर आपके लिए होगी तो आपको गलत नहीं होगा। अगर बात करें बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है, ठीक है। अगर बात करें मुद्रा के बारे में, तो दिनार है, दिनार बहरीन आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किस बैंक ने शुरू की है। ये खाता योजना है जिसका आपको याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किसके माध्यम से शुरू की गई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो फेड फर्स्ट के बारे में बात की गई है, SBI, HDFC, फेडरल बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीचे आप सभी के सामने उनकी इमेज भी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए किसके माध्यम से शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेडरल बैंक। अब नीचे इमेज में आपको बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो सिंपल है कि बच्चों से संबंधित हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे ज़माने के अंदर खाते नहीं खुला करते थे, उसमें आपकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए थी। रीज़न ये भी हुआ करता था कि 18 साल के लिए आपका कोई वैलिड आईडी प्रूफ बनता था, है ना। तो उस टाइम कोई वैलिड आईडी प्रूफ तो होते नहीं थे, तो ऐसे में खाते भी नहीं खुलते थे, स्कूल की तरफ से खाते नहीं खुलते थे, तमाम चीज़ें होती थी। तो ऐसे में फिलहाल बैंक के माध्यम से आप सभी को पता है कि स्कूल के माध्यम से भी खुलवा दिए जाते हैं। अब ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से भी खोल दिए जाते हैं, स्कूल के खातों से भी खोल दिए जाते हैं। लेकिन फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है, जिसका नाम है फेड फर्स्ट बचत खाता योजना। नीचे आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा उनकी जो इमेज है। साथ में अगर बात करें, साथ में उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि खाता बच्चों के स्वस्थ बचत और साथ में खर्च करने की आदत को विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत खर्च करने और साथ में कमाने की स्वतंत्रता भी मिलती है। साथ ही आप सभी को याद रखना, खाते के बारे में बच्चों को धन प्रबंधन महत्व और साथ में जानने के लिए सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खाता अद्वितीय विशेषताओं साथ में ऑफर के साथ देखने के लिए मिलेगा। खाता धारक को फेड फर्स्ट अगर बात करें कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड के साथ ही दैनिक नगद निकासी की सीमा तय की गई, जो कि लगभग 2500 रुपये POS के माध्यम से है। अगर आप कभी जाते होंगे कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे पॉज मशीन आप सभी को देखने के लिए मिलती होगी, उसको POS कहते हैं। तो उसी के माध्यम से जब आपका कार्ड स्वाइप होता है, उसी मशीन को कहा जाता है पॉज मशीन, ठीक है। साथ में ई-कॉमर्स के लिए लगभग 10,000 की सीमा प्रदान की गई है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और साथ में ईमेल अलर्ट और भी तमाम जानकारियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। बस नाम होगा अगर हम बात करें फेड फर्स्ट बचत खाता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि फेडरल बैंक के MD और CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन है। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अलुवा कहाँ पर है, केरल के अंदर है। इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। नीचे आप लोग यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हैं, जहाँ पे अगर बात करें फेड फर्स्ट, जो कि योर फर्स्ट बैंकिंग पार्टनर, इनकी थीम भी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, किसके माध्यम से किया है, SBI, RBI, BOB। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, अगर हम बात करें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक, जिसको हम कहते हैं UCB, पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सबकी अगर बात करें हितधारकों को शामिल करने के लिए इस समिति के माध्यम से सेक्टर को मजबूत करने के लिए साथ ही एक मध्यम अवधि को रोड मैप प्रदान करेगा। UCB की तेजी के समाधान पुनर्वास को सक्षम करेगी। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, UCB के बारे में सवाल आपके मन में होगा। UCB की तेजी के समाधान सक्षम करने में साथ ही समिति शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं को भी जांच करेगी। UCB की फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आप सभी को याद रखना है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधान 26 जून 2020 से प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, जिसको UCB हम कहते हैं, अभी आपको बताया
तो ऐसे में आपको याद भी रखना है। संशोधन नियामक शक्तियों के संबंध में यूसीबी और साथ में वाणिज्य बैंकों के बीच में पर्यवेक्षी नियामक शक्तियों की क्षमता के करीब लाया जाएगा, साथ में जिनमें शासन, लेखा परीक्षा और साथ में संकल्प से संबंध भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आरबीआई ने किया है शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। नीचे आप लोग इमेज भी देख सकते हैं। सवाल आप सभी के मन में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में तो कई बार आप सभी को बता दिया है, गवर्नर को शक्ति का अंदाज दिया, बाकी आप सभी सबको जानते हैं मुख्यालय वगैरह के बारे में, है ना। अब सवाल देखने के लिए मिलता है, अगर बात करें एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, महिला जनगांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता, साथ में अगर बात करें उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप सभी से पूछा गया है, कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर कर दिया करें। अगर हम इसको इंग्लिश में समझाना चाहें तो इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, अगर बात करें जेनिशियल, अगर बात करें मल्टीलेशन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप सभी से पूछा भी जा सकता है। तो जो दिन मनाया गया है वो है 6 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। महिला जनगांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता साथ में उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 6 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जनगांग विकृति उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित है। इसे पहली बार 2003 में पेश किया गया था। इस वर्ष अगर आप सभी से पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है, नो टाइम फॉर ग्लोबल इन सेक्शन, साथ में यूनाइट फंड एंड एक्ट एंड फीमेल जेनिशियल मल्टीलेशन, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है इसकी जो थीम है। बाकी अगर हम आप सभी को बताएं इसकी इमेज के बारे में, जिसके माध्यम से आप लोग याद कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी इमेज भी देख सकते हैं, 6 फरवरी आप सभी के सामने आ जाती है। अब ऐसे में अगर बात करें महिला जनगांग विकृति के बारे में, जिसको FGM कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जिसके अंदर FGM में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें गैर चिकित्सक कारणों से महिला जनगांग बदलना या फिर घायल करना शामिल होना, या फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों, स्वास्थ्य और साथ में लड़कियों की, महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है। महिला जनगांग विकृति से पीड़ित लड़कियों के गंभीर दर्द, धक्का, अत्यधिक रक्तस्राव या फिर संक्रमण, यूरिन पास करने में कठिनाइयाँ जैसे अल्पकालिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के, मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं। तो ऐसे में इसके बारे में आप सभी को याद भी रखना है। इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था साल 2020 के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में, आप सभी को पता होना चाहिए। आत्मनिर्भरता इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, कहाँ की आप सभी को बताना है, ये भी बताना है कहाँ की, उनका नाम भी बताना है, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके फिलहाल करंट अफेयर का जो सेशन है समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। फिलहाल वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।